ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो फंडामेंटल लॉ है जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर और करंट फ्लोइंग दोनों को क्या करता है, रिलेट करता है। किसी कंडक्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया और कितना अमाउंट ऑफ करंट उससे फ्लो कर रहा है, इसका जो रिलेशन डिफाइन करता है वो कौन सा होता है, वही लॉ को हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब ओम्स लॉ कैसे ऑब्टेन करेंगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले ओम्स लॉ है क्या? इट इज द फंडामेंटल लॉ in current electricity which relates potential difference applied across conductor and current flowing through it। ठीक, तो इसको ये रिलेट करता है। अब इसको ऑब्टेन करते हैं एक्सप्रेशन को। तो हमें याद होगा हमारा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमने क्या कहा था, J विल बी इक्वल टू एन ई इंटू वी डी, जहाँ J क्या डिनोट कर रहा है, हमारा करंट डेंसिटी, N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड वी डी क्या है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो रिलेशन हमें याद होगा J इज इक्वल टू एन ई वी डी। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, J विल बी इक्वल टू एन ई वी डी क्या होता था, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, न्यू इनटू ई, जहाँ न्यू क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक, अगेन जब इसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, हम ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू ई। अब इस सिग्मा टर्म क्या होता है, तो सिग्मा होता है आपका कंडक्टिविटी। सिग्मा किसे डिनोट करता है, कंडक्टिविटी को। अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर कंडक्टिविटी कैसे डिनोट किया जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई इंटू न्यू। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन आगे यूज होता है, इसको याद रखेंगे। कंडक्टिविटी क्या होता है एक्चुअली में, किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, ये क्या डिनोट करता है, उसकी कंडक्टिविटी को डिनोट करता है। और ये रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, इट मेजर्स हाउ इजीली electron can flow inside a conductor। ठीक, और it is reciprocal of resistivity और specific resistance। ठीक, तो ये हमारा कंडक्टिविटी होता है। तो J इक्वल टू क्या मिल गया हमें, सिग्मा इंटू ई। रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं हम, रो से। तो हम क्या लिख सकते हैं,
J is equal to 1 by rho इंटू ई। ठीक, ये जो इक्वेशन आता है हमारा, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ, वेक्टरली इसको डिनोट करना हो तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, J इज इक्वल टू 1 बाई रो टाइम्स ई। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, दिस इक्वेशन इज known as differential vector form of Ohm's law। ठीक, अब यहीं से हम ओम्स लॉ को ऑब्टेन करते हैं। देखते हैं कैसे ओम्स लॉ को ऑब्टेन किया जाता है। हमने कहा एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 0 से ये V वेरी कर रहा होगा इसके एंड्स पे पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहें V के टर्म में तो क्या होगा, V बाई L। तो यह इक्वेशन जो हम रिटेन करेंगे, लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, J यानी I बाई A विल बी इक्वल टू 1 बाई रो इंटू ई क्यू, हम क्या ले सकते हैं, dV बाई dl, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल वेरी कर रहा होगा। रीअरेंज करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, dV इज इक्वल टू I इंटू रो बाई A इंटू dl। ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV विल बी इक्वल टू I रो बाई A, कांस्टेंट है बाहर आ गया, dl, यानी 0 से V, 0 से L, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, रो L बाई A इंटू I। ठीक, ये टर्म कांस्टेंट है, इसके हम किससे नोट करते हैं, R से, तो V इज इक्वल टू I R। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। जहां R क्या है हमारा, R इज इक्वल टू रो L बाई A, जिसको नाम हमने दिया रेजिस्टेंस। ठीक, जिसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, SI यूनिट ओम, जिसका सिंबल क्या होता है, दिस। ठीक, तो यहाँ पे R हमारा एक कांस्टेंट है जिसको हमने माना रो L बाई A। अभी डिपेंड करता है आपका फिजिकल कंडीशंस के ऊपर, हमारी R की वैल्यू L A रो ये सब चेंज होगा तो क्या करेगा, R की वैल्यू चेंज कर जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, फिजिकल कांस्टेंट है। अब ओम्स लॉ को स्टेट करना हो या डिफाइन करना हो तो कैसे कहेंगे इसका टर्म में, तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, अंडर कांस्टेंट physical condition like temperature, humidity, etc. Current flowing through, current flowing through conductor will always be
proportional to potential difference across it, potential difference across it। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। जो कंडक्टर इस लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर। सारे कंडक्टर फॉलो नहीं करते हैं, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ऑल कंडक्टर्स which follow Ohm's law are called ohmic conductor। ठीक, उन कंडक्टर को क्या कहेंगे हम, ओमिक कंडक्टर। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं, तो हमने थ्योरेटिकली प्रूफ किया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में करते क्या हम, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं जिसके क्रॉस हम पोटेंशियल और करंट के वेरिएशन को स्टडी करेंगे। बैटरी भी हमारी वेरिएबल नेचर की है। ठीक, तो कुछ सेटअप होता है। हमने क्या किया, स्विच को क्लोज करेंगे, फिर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी के लिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है और इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं और इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। हमने देखा स्विच क्लोज करने के बाद अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। सपोज ये आपका V था, ये I, हमने थोड़ा इंक्रीज किया इसको, यानी I प्लस डेल I तक ले गए। पोटेंशियल उस समय क्या था, V प्लस डेल V। हर एक इंस्टेंट पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। ठीक, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, यानी V इज इक्वल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हमारा वेरीफाई करता है ओम्स लॉ को। और जो स्लोप होता है वो क्या होता है हमारा, यहाँ पे स्लोप विल बी गिवन एज G, जहाँ G क्या होता है हमारा, कंडक्टेंस को डिनोट करता है। जो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/R विच विल बी इक्वल टू I/V। ठीक, स्लोप यहाँ पे I/V है, ये देखिए डेल I डेल V, तो डेल I डेल V। ठीक, तो G क्या होता है, G denotes conductance which is reciprocal of resistance। ठीक, और इसकी SI यूनिट क्या होता है, ओम का उल्टा यानी महो। ठीक, वो HM होता था, उसको जस्ट उल्टा प्रोनाउंसिएट कर दिया, वो कंडक्टेंस की यूनिट होगी। ठीक, अब यहाँ पर हर एक कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कंडक्टर्स होते हैं जिनका हम VI ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लीनियर नहीं आता है। ठीक, वो कुछ इस तरह से वेरी करने लगता है, तो हम क्या कहते हैं, इन कंडक्टर्स को हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक, देयर आर some conductors whose
VI graph is not linear, they are called नॉन ओमिक कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यूज़ के लिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या करता है, उनका चेंज कर जाता है। रेजिस्टेंस चेंज कर गया यानी वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। हम कहते क्या है, रीजन दिस हैपेंस because physical property of material changes when they are subjected to different electric field that's why resistance also gets changed, और इसलिए वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह के कंडक्टर को क्या कहेंगे हम, नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहेंगे। उनको हम सेमी कंडक्टर्स भी कहते हैं, जिनको हम आगे डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। तो हमने देखा था रेजिस्टेंस हमारा क्या आया था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहाँ रो क्या था, हमारा रेजिस्टिविटी था। ठीक, अब रो की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करेंगे, ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या था वेक्टर का, ओम्स लॉ का, J इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू ई। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो विल बी इक्वल टू ई बाई जे। ठीक, जहाँ J की वैल्यू हम लिख सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, कितना, तो E बाई जे जो हमारा था एन ई स्क्वायर ए बाई एम इंटू टाउ। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो विल बी इक्वल टू एम इंटू ई डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या है रिलैक्सेशन टाइम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ कोलिजन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हमें मालूम है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। जितना जल्दी जल्दी कोलिजन होगा रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होता जाएगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या करती है कंडक्टर की, इंक्रीज करती है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। इस एक्सप्रेशन से हम बता रहे हैं। ठीक, तो देखा गया बिफोर स्मॉल चेंज
इन टेम्परेचर, जो रेजिस्टिविटी आपका चेंज करती है किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज करती है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रो टी इज इक्वल टू रो नॉट टाइम 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक, जहाँ रो टी का डिनोट कर रहा है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, रो नॉट डिनोट कर रहा है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, इसी के बेसिस पे रेजिस्टेंस लिखना हो तो क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम क्या लिखते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी हो तो वो भी नोट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर लीजिए, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल टी, रीअरेंज करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू डेल टी। ठीक, यह वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर होता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमसे कहा जाए एक मेटेलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 120 ओम है 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर at which resistance becomes at which resistance becomes 240 ओम। ठीक, आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है वायर का, अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻40 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब कैलकुलेट करते हैं, तो मालूम है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 टाइम्स T2 माइनस T1। ठीक, तो आर एक टेम्परेचर टी जो फाइंड करना है वो कितना है हमारा 240 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 120 इंटू टी माइनस जो फाइंड करना है 20 पे हमें पता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें मालूम है, रीअरेंज कर लेंगे तो इसको क्या मिल जाएगा t माइनस 20 विल बी इक्वल टू ऊपर चलाया 240 माइनस 120 यानी 120 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 40 ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम -4 रख लेते हैं, 2 इंटू 10 पावर -4, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा कितना 1/2 इंटू 10 पावर 4। ठीक, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5000 प्लस 20 यानी 5020 डिग्री सेल्सियस। तो दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह आप वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं टेम्परेचर के साथ।
वैलिडिटी एंड फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। वैलिडिटी एंड फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, कहाँ कहाँ वैलिड होता है, कहाँ कहाँ ये वैलिड नहीं होता है, देखते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है आपका, यूनिवर्सल नेचर का नहीं होता है, यानी हर कंडीशन में अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ वहीं पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे ये फॉलो किया जाए। जो कंडक्टर इसे फॉलो करते हैं हम उसे ओमिक कंडक्टर कहते हैं, ठीक। लेकिन जो ओमिक कंडक्टर होते हैं उनका भी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाए तो ये क्या कर जाता है, फॉलो नहीं करता है। तो आप ग्राफिकली इसको देख सकते हैं। एट ए वेरी हाई टेम्परेचर इवन ओमिक कंडक्टर डिड नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक। तो हम कंडीशन की बात कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल, ओम्स लॉ will not be followed कब कब, सबसे पहला at very high potential difference, at very high potential difference। सेकेंड कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, at very high temperature, very high temperature। and third condition at very low temperature, क्योंकि यहाँ पे क्या अचीव कर लेता है ये सुपर कंडक्टिविटी, ठीक। मटेरियल्स जो फॉलो नहीं करते हैं ओम्स लॉ का वो कौन कौन से होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, रेक्टिफायर्स, ट्रांजिस्टर्स, थर्मिस्टर्स, थर्मोरजिस्टर्स भी जिनको कहते हैं, एंड सुपर कंडक्टर्स। ठीक, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनमें कुछ आप ग्राफ भी देख सकते हैं, जैसे डायोड का ग्राफ, या थायरिस्टर्स या थर्मोरजिस्टर्स का ग्राफ। ठीक, तो इन कंडीशन में ओम्स लॉ फॉलो नहीं किया जाता, चाहे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए या लो टेम्परेचर हो जाए, हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, या ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इवन ओमिक कंडक्टर भी जब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए तो वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसलिए कहते हैं कि ओम्स लॉ कोई भी आपका नेचुरल लॉ नहीं है या फंडामेंटल लॉ नहीं है। ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक स्पेसिफिक लॉ है जो स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो ये ओम्स लॉ हो गया। इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, जो ना समझ में आया पूछ सकते हैं।